हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलो पढ़े जी। आ जाओ, मुद्दे पे आते हैं साहब। हम बात कर रहे थे, लास्ट अपना जो बिंदु था, हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यही पढ़ रहे थे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो पहले मैंने आपको बताया था कि भौतिक प्रदेश क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें, फिर मैंने आपको बताया था भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले सूर्य था, इसके ऊपर ऐसी स्थिति थी, फिर सूर्य से अलग होकर के पृथ्वी बनी, ग्रह बने, और उसके बाद में वो जो पृथ्वी थी ये धीरे धीरे ठंडी हुई तो ठोस भाग बना, उसको पेंजिया कहा। उसके चारों तरफ जल के भाग को पैंथालासा कहा। फिर पेंजिया दो भागों में टूट गया, उत्तरी भाग को अंगारलैंड कहा गया, दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहा गया, और मध्यवर्ती भाग को तैतीस सागर कहा गया। इस तैतीस सागर के अंदर अवसादों का जमा हुआ। उसके बाद जब दोनों पास पास आए तो पास पास आने की वजह से हमारे जो है ना भौतिक प्रदेश है ना, हमारे भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ। और उसके बाद हमने पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था ये क्या था, आपके वीसी मिश्रा ने 1967 के अंदर किया था। और ये इन्होंने राजस्थान का भूगोल एक पुस्तक थी उसमें किया था, और इन्होंने 7 भागों में बांटा था। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं साहब, है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो जी, अब यहां से नेक्स्ट आपके आता है वर्तमान वर्गीकरण। नेक्स्ट आता है आपका वर्तमान वर्गीकरण। वर्तमान वर्गीकरण का मतलब है कि मेरे भाई जिस वर्गीकरण को हम वर्तमान समय के अंदर पढ़ रहे हैं, कि जिसके बेस के ऊपर हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। यदि यहां से आ जाए भाई वीसी मिश्रा से इतना ही प्रश्न आता है कि वीसी मिश्रा ने पहली बार वर्गीकरण किसने किया, या तो प्रश्न ये आएगा, यह प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सा वर्गीकरण वीसी मिश्रा का है या नहीं है। इसके अलावा वीसी मिश्रा से किसी भी टाइप का कोई प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर वो सही और सटीक नहीं बैठता। और हमारे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वर्तमान वर्गीकरण की बात करें, आज का जो वर्गीकरण है जिसके यहाँ पे प्रश्न पूछाते हैं, ये वर्गीकरण क्या था आपके HM सक्सेना ने। ये किसने किया है? HM सक्सेना। तो वर्तमान जो वर्गीकरण किया है ये क्या साहब, HM सक्सेना ने वर्गीकरण किया है। अब प्रश्न यहां से आता है कि गुरुजी HM सक्सेना के जो द्वारा किया गया, इसने वर्गीकरण कब किया। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके द्वारा ये वर्गीकरण कब किया गया है ना। एक तो आता है कि इन्होंने इनका वर्गीकरण कब किया। तो एक तो वर्गीकरण क्या था, वर्ष 1994 के अंदर वर्गीकरण किया। और इन्होंने, इनकी पुस्तक कौन सी है जिस पुस्तक के अंदर इनका जो वर्गीकरण है उसका प्रकाशन हुआ। तो वो पुस्तक जो आती है ना, उस पुस्तक का नाम था राजस्थान का वरहद भूगोल। पुस्तक का नाम था राजस्थान का वरहद भूगोल। राजस्थान का वरहद भूगोल जी। इस पुस्तक के अंदर 1994 में किया। और HM सक्सेना की बात करें, इन्होंने 4 भागों में वर्गीकरण किया। 4 भागों में वर्गीकरण। यदि ये पूछा जाए कि गुरुजी कितने भागों में वर्गीकरण किया, तो 4 भागों में वर्गीकरण किया। तो यहां से प्रश्न आता है कि यदि राजस्थान के वर्तमान वर्गीकरण की बात करें तो ये किसने किया साहब, तो ये किया HM सक्सेना ने। कब किया? वर्ष 1994 में किया। शेखावत जी बता दूंगा बाद में, है ना। और उसके बाद में यहां पर कितने भागों में वर्गीकरण किया? 4 भागों के अंदर इन्होंने वर्गीकरण किया साहब। अब प्रश्न यहां से आता है कि गुरुजी 4 भागों में वर्गीकरण किया, ये 4 भाग कौन से थे। तो आपको एक छोटा सा इस प्रकार से एक राजस्थान का डायग्राम बना लेना है ना। इस प्रकार से राजस्थान का एक डायग्राम बना लेना है। और इस डायग्राम के बाद की बात करें तो इन्होंने एक तो कहा कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है, तो एक वर्गीकरण तो इन्होंने किया अपना पश्चिमी मरुस्थल। एक वर्गीकरण तो था पश्चिमी मरुस्थल। दूसरे वर्गीकरण की बात करें तो इन्होंने बताया कि राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से होकर के और एक पर्वतमाला गुजरती है। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से होकर के एक पर्वतमाला गुजरती है, और इस पर्वतमाला को नाम दिया इन्होंने अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। उसके बाद कहा, एक इन्होंने कहा कि राजस्थान का ये जो आपका दक्षिणी पूर्वी भूभाग है, इस दक्षिणी पूर्वी भूभाग की बात करें, ये पठारी भाग है, और इसे कहा दक्षिणी पूर्वी पठार। ये 4 भाग हो गए। इसका मतलब पहला भाग तो कौन सा हो गया, पहले भाग की बात करें, ये भाग तो हो गया आपका, ये पहला भाग तो हो गया आपका ये जी। एक तो ये भाग हो गया, इसको क्या कहा, पश्चिमी मरुस्थल। उसके बाद में दूसरे भाग की बात करें, दूसरा भाग ये हो गया आपका,
और इस भाग को कहा इन्होंने अरावली पर्वतमाला। उसके बाद में एक भाग की बात करें, एक भाग आ जाएगा आपका ये साहब, और इस भाग को कहा दक्षिणी पूर्वी पठार। अब बीच में एक और बच गया, गुरुजी चौथा भाग कौन सा है? तो मेरे भाई ये जो बीच में चौथा भाग है ये यहां से आ जाता है और इसे कहा था आपका पूर्वी मैदान, इसे कहा था आपका पूर्वी मैदान। तो इन्होंने 4 भागों में बांटा और 4 भाग कौन कौन से थे? पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये 4 नाम यहां से आ जाएंगे, है ना, यहां से आ जाएंगे साहब जी। राजमाटो से बेटा मुझे पता नहीं था बेटा, है ना। तो यहां तक लिखो, फिर चलते हैं आगे। जी हां, जी 4 भागों में वर्गीकरण कर दिया। अब हमें इनके एकक भाग को पढ़ना है साहब, है ना, इनके एकक भाग की बात करते हैं जी। अब चलते हैं आगे साहब, और इसी वर्तमान वर्गीकरण को पढ़ना है, इसी को पढ़ना है। तो 4 भागों में वर्गीकरण क्या, नाम पता लग गया। अब यहां से कुछ प्रश्न और पूछते हैं। एक तो प्रश्न पूछेंगे एचएम सक्सेना ने कितने भागों में बांटा? 4 में। उनके नाम क्या थे? वो आपके यहां से हो गया। अब आता है गुरुजी, एक यहां से आता है कि राजस्थान भौतिक प्रदेशों का, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण के आधार पर क्रम, निर्माण के आधार पर क्रम। इसका मतलब है कि जैसे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, ये एक समय नहीं बने, एक समय बनते तो एक जैसे बनते, एक जैसी प्रक्रिया से बनते तो भी क्या होते साहब, है ना, एक जैसी प्रक्रिया से बनते तो भी एक जैसे होते। तो इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण अलग अलग प्रकार से हुआ और अलग अलग समय से हुआ, अलग अलग प्रकार से हुआ और अलग अलग समय से हुआ। उसी की बात करें तो निर्माण के आधार पे क्रम आ जाता है जी। और निर्माण के आधार पे क्रम की बात करें, नंबर 1 तो आता है आपका अरावली पर्वतमाला। तो सबसे पहले हमारा बना था अरावली पर्वतमाला, नंबर 1 पे आ जाएगा अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला की बात करें, इसका निर्माण हुआ था आपके प्री कैम्ब्रियन युग में। सर बुक में 19 दे रखा होगा तो बेटा मैं क्या करूं, मेरे पास इलाज नहीं है ना भाई, किसकी बुक में क्या दे रखा है। हाँ भाई, किसी बुक में क्या दे रखा है इसका मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना मेरे बच्चे, मैं तो ये पढ़ा रहा हूं और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूं, किसी की बुक में किसने क्या लिखा है उसकी जिम्मेदारी मुझे नहीं है। ये आते हैं बेटा जी। तो कह रहा हूं यहां से संबंधित कोई बात हो तो मैं कह सकता हूं सर। हाँ जी, तो अरावली पर्वतमाला और इसका निर्माण हुआ था आपके प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग की बात करें ये आ जाएगा साहब, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ। एक कह रहा है गुरुजी सर गूगल पे सबसे लास्ट में सूरज जैसलमेर बता रहा है, तो बेटा उसको पढ़ लो, मैं थोड़ी मना करता हूं भाई, मैंने मेरा पढ़ा दिया और मैंने उसको बता दिया क्यों है। अब आपके गूगल पे जैसलमेर दे रहा है तो पढ़ ले बेटा, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं आपको। अब मैं गूगल से लड़ाई मैं करूंगा नहीं, तो लड़ाई मैं आपसे भी नहीं कर सकता, है ना। तो वहां पे क्या दे रखा है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है दिलराज, मेरी बुक नहीं है। आ जाओ यहां से। हाँ जी, तो अरावली पर्वतमाला और इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 जो आता है नंबर 2 की बात करें साहब, नंबर 2 कौन सा जाएगा? नंबर 2 बना था आपके दक्षिणी पूर्वी पठार। दूसरे नंबर पे आता है दक्षिणी पूर्वी पठार। और दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें गुरुजी इसका निर्माण, तो इसका निर्माण हुआ था क्रीटिशियस युग में। क्रीटिशियस
युग के अंदर, क्रिटेशियस युग में। नंबर 3 की बात करें, ये आपके आ जाता है पूर्वी मैदान। नंबर 3 हो जाएगा आपके पूर्वी मैदान, और इसका निर्माण हुआ था प्लीस्टोसीन युग में। और नंबर 4 की बात करें, ये आ जाएगा आपके पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। और इस पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ था आपके प्लीस्टोसीन युग में, प्लीस्टोसीन युग में। एक तो पता है आधे तो है ना, एनालिसिस नाम की चीज है ही नहीं, एनालिसिस नाम की चीज नहीं है। पता है तुम्हारे साथ, कईयों के साथ तो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं बुद्धि का लेवल खत्म है कि जानबूझ के करते हैं साहब। क्या हुआ, एक बच्चा कमेंट्स कर रहा है कि गुरुजी एचएम सक्सेना 1964 में, तो डोपा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण वीसी मिश्रा ने किया था 1967 में। तो 1964 कहां से आ जाएगा? मतलब नींद में हो क्या? मतलब बोलो तो तोलो तो सही कि क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हें यही नहीं पता तुम कहते क्या हो। सही बात तो यह है कि उनको ये नहीं पता कि वो क्या बोलते हैं। मतलब पे पे मतलब कुछ तो हद होती है ना शर्म की, थोड़ा सा तो इसको चलाना होता है ना। सबसे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? वीसी मिश्रा ने। कब किया? 1960 में, 1967 में। एक भाई आ रहा है गुरुजी 1964 है, अरे पगला गया है क्या? और फिर सर कमेंट्स का जवाब नहीं, तो तुम्हारे कमेंट्स का क्या जवाब दूं? तुम्हारा पगला गए हो तुम। जवाब तो तब दूं मैं जब तुम्हारे पर्सन का लेवल हो। तब पगला गए हो सही कि गुरुजी ये तो 1994 नहीं है, 1964 है। तो भाई तुम पढ़ लो तुम्हारे घर में। ऐसे तो आधे तो ऐसे स्थिति है इनकी। फिर ओ सर जवाब नहीं, तो क्या दे तुम्हारा जवाब? तुम्हारा एक भी पर्सन ऐसा है जिसका मैं जवाब दूं, तो मुझे लगे जवाब देना हो तो मैं दे दूंगा। उतारो उसको। तो ऐसे लेवल है यहां के। आ जाओ साहब, चलो यहां तक। हाँ जी, एक कह रहा है गुरुजी पेंजिया का क्या मतलब होता है? पेंजिया का मतलब होता है पेंजिया। अब बता क्या करेगा? तेरे कहां काम आ रहा है? आ लिया तेरे, आधे तो पगला गए, उनको कोई मतलब ही नहीं है। चलो आ जाओ दूसरा। अब यहां से एक आता है कि एक पर्सन और आता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के किस भूभाग या भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के किस भूभाग या किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है साहब? है ना। इसकी यदि हम बात करें तो यहां से आ जाएगा, जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश है ना, जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, उसी प्रकार से भारत के भौतिक प्रदेश होंगे। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? यदि इसकी बात करें तो ये तो हो गया आपका भारत। और इस भारत में भौतिक प्रदेशों की बात करें तो इस भारत में भौतिक प्रदेश हैं, जैसे आपके उत्तर पूर्व से होती हुई एक पर्वत श्रृंखला जाती है। ये एक पर्वत श्रृंखला है और इसका नाम है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला। भारत का ये जो दक्षिण का भाग है, ये 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है और इस 3 ओर से समुद्र से घिरे भाग में पठार है। इसको कहा जाता है आपके प्रायद्वीपीय पठार।
इस हिमालय पर्वतमाला और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में एक मैदानी क्षेत्र है और उसे कहते हैं उत्तरी मैदान कहा जाता है। उत्तरी मैदान। एक इस प्रायद्वीपीय पठार और भारत की जो सीमा रेखा है इसके बीच की बात कर रहा हूं। ये हिस्सा जिसको मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं, ये हिस्सा, ये तट के सारे समुद्री क्षेत्र है, तो इसको कह देते हैं तटीय मैदान। ये तटीय मैदान है। इसके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में द्वीप आ जाते हैं, ये आपके हैं द्वीप समूह। और एक भारत में इधर आ जाता है आपके थार का मरुस्थल। तो ये जिस प्रकार से राजस्थान को बांटा गया है उसी प्रकार से भारत को भी भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और उसकी यदि हम बात करें, अब हमारा राजस्थान कहां पर है, एक छोटा सा डायग्राम उसका बना लेता हूं मैं। ये अपना राजस्थान का हिस्सा है भाई, ये हमारा राजस्थान है। अब गुरुजी राजस्थान की बात करें, ये किसका हिस्सा आता है, तो यहां पर सबसे पहले तो मैं लिखता हूं अरावली पर्वतमाला। कि अरावली पर्वतमाला जो है ये किसका हिस्सा है, तो अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और हिमालय पर्वतमाला ये दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। तो अरावली जो है ये इसका हिस्सा नहीं है, अरावली है आपके प्रायद्वीप का। ये प्राचीन, ये यहां से होकर के सबसे प्राचीनतम है, तो प्राचीनतम नवीनतम का हिस्सा तो नहीं हो सकती, तो इसको तो हिस्सा माना जाता है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, प्रायद्वीपीय पठार का। एक आ जाता है आपके दक्षिणी पूर्वी पठार। तो दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें, ये तो टची इसी के साथ है, तो ये हिस्सा माना जाता है आपके प्रायद्वीपीय पठार का। ये हिस्सा किसका मानते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का। एक आ जाएगा आपके पूर्वी मैदान, और पूर्वी मैदान ये भी आपको इस मैप में दिख रहा होगा, ये हिस्सा माना जाता है आपके उत्तरी मैदान का। ये जो उत्तरी मैदान है बेटा, इसका एक नाम और आता है, इसे गंगा यमुना का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि यहां से होकर के गंगा और यमुना नदी बहती हैं, इसे गंगा यमुना का मैदान भी कहते हैं। और एक आ जाएगा आपके पश्चिमी मरुस्थल, और ये जो पश्चिमी मरुस्थल है ये हिस्सा माना जाता है आपके थार मरुस्थल का। ये हिस्सा मानते हैं आपके थार मरुस्थल का। तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं और ये भारत के इन 4 भौतिक प्रदेशों का हिस्सा माना जाता है। जी भाई, एक तो यहां से आ जाएगा, जी आगे बढ़ो। एक बच्चा देखो कमेंट्स कर रहा है कि गुरुजी फलोदी अंतरराष्ट्रीय सीमा पे नहीं है, तो मैंने तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताई है, जाओ राज पर्सनल डिपार्टमेंट पे और वहां जाके देख लो फलोदी है कि नहीं है। अब कौन क्या कहां से है बेटा, मुझे उसकी गारंटी नहीं है। मैंने जो पढ़ा है मैं उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूं, बाकी मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं कि किस बुक में क्या लिखा है ना, बाकी मुझे किसी की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने जो पढ़ा है मुझे उसका पता है। चलो आगे बढ़ते हैं सब। हाँ जी, तुम्हें कमेंट्स पढ़ाऊं। एक कह रहा है जी राजस्थान का जीवन परिचय बताओ कि राजस्थान का जन्म कब हुआ, उसके पिताजी कौन थे, पिताजी कौन थे। नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि मैं मेरे सामने कैसे कैसे आते हैं सब। हाँ जी, अब सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, पहला भौतिक प्रदेश है और उसका नाम है पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल, पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थल साहब। जी भाई, है ना। अब देखते हैं साहब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है साहब। हाँ जी, देखो मैं आपके यहाँ पे एक डायग्राम बनाकर चलता हूं और उसके साथ साथ लिखते रहूंगा। आप लोग भी अपने पेज में हर बार एक डायग्राम बनाते चलना और उसके साथ साथ लिखते चलना, ताकि बार बार लिखते रहोगे, डायग्राम होगा आपके साथ, तो फिर आपके समझ में आ जाएगा वास्तविक रूप से पश्चिमी मरुस्थल है कहां पर। ये आपके राजस्थान है।
इस राजस्थान से होकर के एक वर्षा रेखा गुजरती है और वो है आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। वर्षा रेखा का मतलब है कि भाई ये जो रेखा है ना, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है। यहां भी 50 सेंटीमीटर, यहां भी 50, यहां भी 50, यहां भी 50, यहां भी 50, अर्थात मैप में समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली वर्षा को रेखा को बोलते हैं वर्षा रेखा या समान वर्षा रेखा। और राजस्थान से होकर के एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है और इसके पश्चिम का जो भाग है इसे कहा जाता है पश्चिमी मरुस्थल। अब यहां से देखो पहली लाइन, यह 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के, यह 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम का क्षेत्र है। पश्चिम का क्षेत्र यदि पूछे पश्चिमी मरुस्थल तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम का क्षेत्र है जी। एक तो ये। दूसरे यदि हम बात करें, एक आता है कि गुरुजी किसका हिस्सा है, हिस्से की बात करें किसका हिस्सा है, हिस्सा। तो यहां से ये हिस्सा किसका माना जाता है, यदि मैं इसके हिस्से की बात करूं तो यहां से आ जाएगा भारत की बात करता हूं। सबसे पहले तो मैं भारत की बात करूं और भारत के अंदर ये हिस्सा माना जाता है आपके थार मरुस्थल का, कि भाई ये हिस्सा किसका है, तो भारत में ये आपके थार मरुस्थल का हिस्सा है। और यहीं पर भी बेटा एक प्रश्न आता है और वो ये कि थार मरुस्थल का विस्तार देश के 4 राज्यों में है। थार मरुस्थल का विस्तार 4 राज्यों में, और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, एक है आपका पंजाब, एक है आपका हरियाणा, एक है राजस्थान और एक है गुजरात। तो पश्चिमी मरुस्थल भारत में थार मरुस्थल का हिस्सा है। और वास्तविक रूप से थार मरुस्थल की बात करें है ना, तो थार मरुस्थल का विस्तार देश के 4 राज्यों में है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अंदर। और राजस्थान की बात करें तो यहां पर राजस्थान में आ जाएगा कि थार मरुस्थल का लगभग, थार मरुस्थल का लगभग 60 से 62% हिस्सा। तो थार मरुस्थल का लगभग 60 से 62% हिस्सा कहां पर है, आपके राजस्थान में है। तो ये 50 सेंटीमीटर के पश्चिम का भाग है और इससे की बात करें तो ये आपके थार मरुस्थल का हिस्सा है साहब, है ना, थार मरुस्थल का हिस्सा है। और यदि हम बात करें यहां से, ये तो थार मरुस्थल है, इसका विस्तार 4 राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। और थार मरुस्थल का लगभग 60 से 62% का हिस्सा राजस्थान के अंदर पाया जाता है। एक यदि आ जाए यहां से हिस्सा किसका है, तो एक आता है विश्व की बात करें, विश्व में या विश्व के सापेक्ष यह सहारा मरुस्थल, या तो नाम होगा सहारा मरुस्थल या नाम होगा ग्रेट पोली आर्कटिक का हिस्सा है। ऐसा कहते हैं कि पहले पूरी पृथ्वी एक जगह जुड़ी हुई थी और पश्चिमी मरुस्थल सहारा मरुस्थल का हिस्सा था। ऐसा कहते हैं कि पहले पृथ्वी एक जगह जुड़ी हुई थी और जितने भी मरुस्थल थे ये पास पास थे, और राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है ये सहारा मरुस्थल के साथ जुड़ा हुआ था साहब। जी हां, चलो बढ़ू आगे। जी हां, और आगे चलते हैं साहब, और क्या क्या से आ जाएगा। हाँ जी, एक यदि हम बात करें, एक आता है इसी पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, दोबारा से एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी यहां से। जी, ये हो गया आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और इसके इधर है आपका पश्चिमी मरुस्थल। जी, एक आता है अवशेष कि पश्चिमी मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है, तो यह माना जाता है आपके टेथिस सागर का। इसका मतलब हुआ कि जहां पर आज सहारा मरुस्थल है यहां पर पहले टेथिस सागर था
जहां पर आज सहारा का मरुस्थल, जहां पर आज आपका पश्चिमी मरुस्थल है, या जहां पर आज हमारा थार का मरुस्थल है ना भाई, उसकी बात करें, उसको क्या होगा, उस वहां पर आज थार का मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल, पहले यहाँ पे टेथीस सागर था, और ये टेथीस सागर का अवशेष है। इस बात के परमाणु क्या है, यदि हम इस बात के परमाणु की बात करें तो परमाणु नंबर 1 आ जाएंगे पश्चिमी मरुस्थल में, पश्चिमी मरुस्थल में खारे पानी की झील, या पश्चिमी मरुस्थल में खारे पानी की झीलों का बनना। गुरुजी कैसे, तो कहते हैं कि पहले यहां पे टेथीस सागर था, और टेथीस सागर में लवणता थी। सागर जितने भी होते हैं वो खारे होते हैं, उनमें लवणता होती है। तो जो टेथीस सागर था उसमें भी लवणता थी। बाद में वो लवणता टेथीस सागर के नीचे जो पैंदा था, मिट्टी थी, उसमें भी घुली हुई थी। भाई पानी में लवणता होगी तो जाहिर सी बात है वो मिट्टी के अंदर भी लवणता होगी साहब, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं कि धीरे धीरे वो जो टेथीस सागर का जो पैंदा था, जब अंगारालैंड और गोंडवाना पास पास आए तो टेथीस सागर का पैंदा ऊपर उठा, वो मैंने आपको बताया था। जब वो पास पास आए और साथ बाहर आए तो पानी तो पीछे खिसक गया, लेकिन उस मिट्टी में वो लवणता रह गई। और आज जब वहां पे पानी इकट्ठा होता है तो लवणता वापस घुल जाती है, और घुल जाती है तो क्या बन जाती हैं, खारे पानी की झीलें बन जाती हैं। एक और सुनो भाई जी का, एक समस्या और आ रही है कि H और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के तो H2 बनाते हैं, क्यों हीलियम नहीं बनाते क्या? रिश्तेदारी में पढ़ते हैं तेरे कि भाई ये नहीं बनाएंगे, अरे रिश्तेदारी में पढ़ते हैं क्या? एक और लो भाई कि गुरुजी सबसे बाद में सूर्य जैसलमेर में होता, तो बेटा पढ़ ले, मैं क्यों मना करता हूं, मैंने थोड़ी मना किया यार जी। तो पश्चिमी मरुस्थल में खारे पानी की झीलों का बनना। दूसरा एक यहां पर आ जाएगा समुद्री वनस्पति का मिलना। समुद्री वनस्पति का मिलना, इस पश्चिमी राजस्थान में हमें समुद्री वनस्पति भी मिली है साहब, है ना, समुद्री वनस्पति भी मिली है। अब यह है मरुस्थल और यहां पे वनस्पति मिली है समुद्री, इसका मतलब हो सकता पहले कभी यहां पे क्या रहा हो, समुद्र रहा हो, तभी तो मिलेगी साहब। तो ये यहां से आ जाएगा समुद्री वनस्पति का मिलना। एक आ जाएगा आपके पेट्रोलियम पदार्थों का मिलना। पेट्रोलियम पदार्थ, सामान्यतः जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं ये लगभग कहां पर है साहब, समुद्रों में बनते हैं, समुद्री तलहटी में बनते हैं। और हमारे यहां पर पश्चिमी राजस्थान में भी पेट्रोलियम पदार्थ मिले, इसका मतलब कभी ना कभी यहां पर क्या रहा होगा, समुद्र रहा होगा। तो पश्चिमी मरुस्थल की जगह पर पहले टेथीस सागर था, इसके प्रमाण है खारे पानी के झीलों का बनना, समुद्री वनस्पति का मिलना और पेट्रोलियम पदार्थों का मिलना साहब। हाँ एक और लो, सुनो एक कमेंट्स और लो, एक और सुनाता हूं। मुझे मेरे पैसे वापस दे दो अगर आपको नहीं पढ़ाना तो। मेरे को कब दिए पैसे आपने? जी एक और लो साहब। सहारा मरुस्थल का विस्तार कौन से देश में क्या करेगा? तो सहारा मरुस्थल का अफ्रीका में, तेरे को क्या करना है? भूगोल पढ़ना, क्या पढ़ना है? इनको पता है ऐसे कुछ तो ऐसे हैं जिनको मतलब ही नहीं क्या करना है। मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है ना, मतलब ही नहीं क्या पढ़ना है। एक कह रहा है गुरुजी जैसलमेर उड़ देगा, मैं तो भाई करते रहे। कमेंट्स तो बेटा कमेंट्स देख तो लो, लेकिन कमेंट्स का कोई तुक नहीं है। एक बोलेगा जी हाइड्रोजन और H मिलकर तो H2 बनता है। अरे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर के भाई एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन दो हो गए, लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन नाभिक से लेकर के हीलियम भी बनाते करना, तो मैं नहीं बनाते हूँ, क्या करूं? पेट्रोलियम पदार्थ क्या होते हैं बताओ इनको? पेट्रोलियम पदार्थ बताओ। पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोलियम ही होते हैं, और क्या होते हैं? आ जाओ साहब यहाँ पर। मैं नहीं पढ़ रहा,
तो आ ही ये रहे हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसने तो फोन को अपने ऐसे रख रखा है, वो तो पढ़ रहा आपके आराम से। यहाँ पर वेल मिसली के परिणाम आएंगे बेटा वहां पे, है ना। जिनको नहीं पढ़ना वही है यहाँ साहब, है ना। आ जाओ, एक तो ये हो गए अवशेष और एक हो गए परमाणु। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं साहब। गुरुजी एक यहां से आता है इसका क्षेत्र, कि गुरुजी इसका क्षेत्र कितना है। भाई ये जो पश्चिमी मरुस्थल है इसका क्षेत्र कितना है, तो राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग 61.11%। तो क्षेत्र आ जाएगा राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग 61.11%। की पश्चिमी मरुस्थल जो है ना, ये जिसको हम देख रहे हैं, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना हिस्सा है, 61.11%। एक यहां पर आ जाती है गुरुजी जनसंख्या। सर इस क्षेत्र में जनसंख्या कितने निवास करती है, तो वो आ जाएगी कि राज्य की लगभग 40%। राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या रहती है। अब यहीं से देखो आप, है ना, यहां से देखो क्षेत्र तो ज्यादा है और जनसंख्या क्या है, कम। क्षेत्र तो है ज्यादा और जनसंख्या कम, तो एक यहां से आ जाएगा कि यह राज्य में न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। वाला भौतिक प्रदेश अर्थात राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सबसे कम यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र है ज्यादा और जनसंख्या कम। और जहां पे क्षेत्र ज्यादा और जनसंख्या कम होगी वहां पे घनत्व क्या होता है, कम होता है ना। और जहां पे क्षेत्र कम होगा और जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पे घनत्व क्या होता है, ज्यादा। हाँ ये सही बात है कि साहब गुरुजी बैठ जाओ, ये पढ़ा देंगे। मैं तो भाई बैठ जाता हूँ क्या जी आ जाओ। हाँ ये सही कहा लोकेश भाई, है ना। आओ देखो आगे यहां से एक आता है गुरुजी, यहां पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, मिट्टी। तो बेटा यहां पर मिट्टी पाई जाती है रेतीली मिट्टी, रेतीली कह दो या बलुई मिट्टी कह दो। रेतीली या बलुई मिट्टी जो है वो आपके यहां पर पाई जाती है। और इस रेतीली और बलुई मिट्टी की बात करें, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा गुरुजी। वो क्या, वो ये कि भाई एक तो इसकी जल ग्रहण क्षमता सबसे कम होती है, जी। एक तो ये गुरुजी, इसका मतलब क्या बता देता हूं यहां से। देखो क्या हुआ कि जैसे ये आपका धरातल है, बेटा, और इस धरातल के ऊपर यहां पर आपकी मिट्टी पाई जाती है रेतीली मिट्टी है। जब यहां पे बारिश होती है ना, जब यहां पे वर्षा होगी, तो वर्षा होने पर इस रेतीली मिट्टी के द्वारा पानी का अवशोषण नहीं किया जाता, साहब। और अवशोषण नहीं किया जाता तो पानी सीधा नीचे चला जाता है, पानी नीचे जाता है। यदि ये रेतीली मिट्टी पानी का अवशोषण करती तो ये लंबे समय तक गिल्ली रहती। लेकिन हमें यह पता है कि जब रेतीला भूभाग है वहां पे बारिश होगी, बारिश होने के 10-15 मिनट बाद देखना वो मिट्टी सूख जाती है। भाई मिट्टी सूखी इसलिए क्योंकि पानी जो है ना वो मिट्टी में ठहरा ही नहीं, पानी सीधा कहां चला गया, नीचे। मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी में पानी ठहरा ही नहीं, पानी कहां चला गया, नीचे चला गया साहब। इसका मतलब ये मिट्टी पानी सोखती नहीं है। यदि मिट्टी पानी सोखती, मिट्टी में पानी लंबे समय तक रहता तो मिट्टी में नमी लंबे समय तक होती, वो गिल्ली लगती, लेकिन नहीं रहती है साहब। तो इसकी एक तो जल ग्रहण क्षमता सबसे कम होती है। एक आ जाएगा संयोजन क्षमता सबसे कम। गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ, भाई आप लाल मिट्टी को देखना खेत में लाल मिट्टी आपस में जुड़ी हुई होती है, जिनको हम ढीम बोलते हैं, ढीमड़े से होते हैं। लाल मिट्टी खेत में हल चलाओगे तो वो ढीम से निकलेंगे। और यदि हम बात करें आपके रेतीली मिट्टी, तो आप रेतीली मिट्टी में हाथ देना और उसके बाद उसको मुट्ठी से गिराओगे ना तो यूं गिरते चले जाएंगे साहब, यूं गिरते चले जाएंगे। रेतीली मिट्टी के एक कण गिरते जाएंगे, वो आपस में जुड़ती नहीं है। लेकिन आप काली मिट्टी को देखना, हाथ देना, तो उसमें वो आपस में जुड़ी रहती है, उनके ढीम से बने रहते हैं। इसकी संयोजन क्षमता भी क्या होती है, सबसे कम। संयोजन क्षमता
सबसे कम होती है। जी हाँ, 1 आता है। चलो यहां तक देखो साहब, और आगे चलें। हाँ जी, आगे देखते हैं और क्या आता है यहां से। जी, वापस से वो चित्र बनाते हैं। ये हो गया आपका राजस्थान। ये हो जाएगी आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और इसके इधर ये है आपका पश्चिमी मरुस्थल। इसी की विशेषता पढ़ रहे हैं। एक आ जाएगा कि यह विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व एवं जैव विविधता वाला मरुस्थल है। इसका मतलब है कि पूरे विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं, अपने यहां पर पूरे विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं, पूरे विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं, उनमें सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पर है? पश्चिम मरुस्थल में। औरों में तो इतना भी नहीं है। और मरुस्थलों के अंदर तो इतने लोग भी नहीं रहते जितने हमारे यहां रहते हैं। तो पूरे विश्व के अंदर जितने भी मरुस्थल हैं, उनमें सबसे अधिक जनघनत्व यहीं पर है। और पूरे विश्व के अंदर जितने भी मरुस्थल हैं, है ना, पूरे विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं, उनमें सबसे अधिक जैव विविधता अर्थात सबसे ज्यादा जैविक प्रजातियां हमारे यहीं पर पाई जाती हैं। तो पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक जनघनत्व है और जैव विविधता वाला मरुस्थल पूछा जाए तो ये हमारा, चाहे ऐसे कह दो पश्चिमी मरुस्थल या ऐसे कह दो आपका थार का मरुस्थल। जी, ये आपके यहां से आ जाएगा। एक आता है गुरुजी, इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर बात करें, यहां पर खनिज कौन से पाए जाते हैं? खनिजों की बात करें तो आ जाएगा कि यहां अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। यहां अधात्विक खनिज पाए जाते हैं साहब। गुरुजी इसका मतलब क्या है? तो बेटा खनिज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक। एक होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक, है ना। तो इनमें से धात्विक मतलब जिनके अपने स्पेशल गुण होता है, चमक होती है, रंग होता है। अधात्विक जिनको तोड़ोगे तो बिखर जाएंगे, जैसे मिट्टी है, नमक है, नमक को आप तोड़ोगे तो बिखर जाएगा। मिट्टी है, उसको तोड़ोगे तो बिखर जाओगे। तो यहां से आता है। तो अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। और एक खनिजों की बात करें तो यहां पर प्रमुख रूप से प्रमुख खनिज कौन से आते हैं? तो प्रमुख खनिजों में यहां पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक तो चूना पत्थर, जी, एक आपके यहां पाया जाता है जिप्सम, जी, चूना पत्थर और जिप्सम, और एक आपके यहां पर आ जाता है पेट्रोलियम पदार्थ। यहां पर आपके पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। जी, ये खनिज मोस्टली यहां पर पाए जाते हैं साहब। जी ठीक है साहब, और आगे चलें। 1-2 बातें और आती हैं यहां से साहब। जल धारण और जल अवशोषण एक ही होता है बेटा, कि एक मिट्टी के द्वारा अपने अंदर कितने पानी को अवशोषित किया जाता है, वो जल धारण है और वो इसकी जल अवशोषण है। जी हाँ, जी हाँ जी, आगे देखो। हाँ, कोयला भी प्रमुख में नहीं आएगा, कोयला प्रमुख में नहीं है, मोटे तौर पर ये है। जी, इसके अलावा और यहां पर क्या आता है गुरुजी? एक आता है कि पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा अधिक होने पर बाढ़ आती है। यदि पश्चिमी मरुस्थल में बारिश अधिक हो जाती है तो बाढ़ आती है। और ये बाढ़ बड़ी अजीब सी है। बाढ़ बड़ी अजीब सा का मतलब है, जैसे आप उत्तराखंड की बाढ़ देखोगे, यूपी की बाढ़ देखोगे,
बिहार की बाढ़ देखोगे तो वहां नदियां बहती हुई आती हैं साहब। उपजाऊ जमीन नहीं होती भाई। ओके 5-10 मिनट डाल दूंगा, ठीक है भाई। हाँ जी, तो वहां पे नदियां आती हैं बहती हुई और सब कुछ बहाकर ले जाती हैं साहब। लेकिन यहां की बाढ़ बड़ी अजीब सी है। यहां पे जब बारिश होती है ना, 50 सेंटीमीटर को वापस समझा देंगे। जब यहां पे बारिश होती है तो यहां पर पानी, नदियां बह के कम चलती हैं, बह के कम बहती हैं, मतलब बह के नुकसान कम करती हैं। जब बारिश होती है ना तो यहाँ पे पानी ज्यादा भरा रहता है, मतलब साल भर तक, 8-8 महीने तक, 9-9 महीने तक पानी भरा रहता है। इस टाइप की बाढ़ आती है जी, इस टाइप की बाढ़ आती है। ऐसी नहीं आती कि जी तो नदी आ गई बहती हुई और सब कुछ बहा के ले गई, ऐसी नहीं आती है साहब। क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये आ गया। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व जैव वाला मरुस्थल कौन सा है जी। बाढ़ आती है और इसका एग्जाम्पल है, जैसे 2006 में आई थी बाढ़। कहां पर, कवास बाड़मेर में। ये प्रश्न आया हुआ 2006 में राजस्थान के अंदर किस स्थान के ऊपर बाढ़ आई थी, कवास बाड़मेर में 2006 में। जैसे 2012 की बात करूं, 2012 की बात करें तो आपके बाड़मेर और जालोर में बाढ़ आई थी। जालोर के सांचौर क्षेत्र में और बाड़मेर के गुढ़ामलानी क्षेत्र में। जो जालोर है, इस जालोर के सांचौर क्षेत्र के अंदर बाढ़ आई थी, सांचौर में, और बाड़मेर का जो आपका गुढ़ामलानी क्षेत्र है, यहां पर बाढ़ आई थी 2012 के अंदर। जैसे 2022 की बात करें, जोधपुर में, अर्थात जोधपुर में भी पानी भरा रहा था बहुत दिनों तक, 1 महीने तक पानी भरा था। ये कुआंस बाड़मेर में तो पानी भरा था 8-8, 9-9 महीने तक। है ना, ये हो जाएगा। जैसे 2023 की बात करें, जोधपुर, सांचौर, गंगानगर में भी बाढ़ आ गई थी घग्गर नदी की वजह से। इसमें कौन से जिले आते हैं, अभी रुको, पूरा थोड़ी हुआ है भाई, अभी पश्चिम मरुस्थल हो गया क्या पूरा, हो गया है पूरा। तो फोन को सीधा रखो, दूर रखो और पढ़ते रहो। जब मैं कहूं कि पश्चिम मरुस्थल हो गया, अब यहां से कोई प्रश्न हो तो फिर पूछना साहब, उससे पहले नहीं, है ना। तो फोन को दूर रखो मेरे भाई, पढ़ते रहो आराम से। और जब मैं कह दूं कि पश्चिम मरुस्थल यहां पर हो गया, अब कोई आपका प्रश्न हो तो फिर आप जितनी मर्जी पूछ लेना, अभी उससे पहले दिमाग मत लगाओ, उससे पहले मुझे पढ़ा लेने दो जी। और आपको नहीं, गुरुजी आप मत पढ़ाओ, हम पढ़ा देंगे, तो भाई आप पढ़ा दो। बताओ भाई, एक डाउट है सर, ये बताओ, मिट्टी में पानी स्टोर नहीं होता तो नीचे चला जाता है, कैसे रहता है? हाँ, ये बता सकता हूं कैसे रहता है, ये अच्छा प्रश्न है। देखो यहां से क्या हुआ कि जो अपनी पश्चिम मरुस्थल है ना, इसके अंदर ये धरातल है आपका, ये धरातल है। ऐसी जो डाउट हो ना प्रैक्टिकल, वो तो मैं बता दूंगा। इस धरातल के नीचे हमारे यहां पर पाया जाता है चूना पत्थर, और इसके नीचे पाया जाता है आपके जिप्सम। इस प्रकार से हमारे यहां जमाव है। अब बेटा क्या हुआ, जब यहाँ पे बारिश होती है ना, वर्षा होती है, तो पानी आया धरातल के ऊपर। यहाँ रेतीली मिट्टी है, वो पानी को सोखती नहीं है, पानी सोखती नहीं है साहब। तो पानी नहीं सोखेगी तो पानी कहां जाएगा, नीचे चूना पत्थर के पास। चूना पत्थर ये जो ना, ये पानी को बहुत तगड़े वाला सोखता। आपने बचपन में देखा होगा कि जो मकान बनाते समय जो कली होती है ना, जो कली होती है, उसी को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। तो ये पहले पानी को बहुत सारा खींचती है, तो ऊपर से पानी आ रहा है, ये खींचती जाएगी साहब, अच्छी बात है गुरुजी। उसके बाद में लेकिन चूना पत्थर भी एक सीमित मात्रा तक पानी लेता है, और उसके बाद में क्या करता है, उसको छोड़ देता है साहब। जैसे कली का देखा होगा, हम लोग कली भिगोते थे, पहले पानी डालते थे, वो पानी को सोखती थी, और अगले दिन सुबह देखते थे तो वो क्या होता था, पानी ऊपर आता था, कली नीचे जमी हुई होती। वही बात यहां से, तो चूना पत्थर पानी को पिएगा, उसके बाद एक सीमित मात्रा के बाद छोड़ देगा। जब छोड़ेगा तो नीचे पानी कहां जाएगा, नीचे जाएगा। जिप्सम कहती है ना, मैं पानी को नीचे नहीं जाने दूंगी। अब धीरे धीरे पानी यहां जमाव हो गया, अब ये बारिश होती जाएगी और पानी आता जाएगा और ये भरता जाएगा। यहाँ पर ये भरता गया और उसके बाद धरातल पे भर गया।
तो यदि 15-20 दिन बारिश होगी ना तो जमीन में नीचे भी भर जाता है और फिर वो भरने के बाद ऊपर भी भर जाता है, फिर पानी नीचे जाता ही नहीं है। तो फिर ये पानी लंबे समय तक भरा था। जैसे कुआस बाड़मेर के अंदर जो बाढ़ आई थी ना, बाद में पता है यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पे तो बोरिंग मशीन आई थी, उनसे ड्रिल किए गए थे और ड्रिल करके जिप्सम की पट्टी को तोड़ा गया था, तब जाकर के पानी नीचे गया था साहब। ये है साहब, ये तो एग्जैक्ट जो चीजें इनसे संबंधित है ना वो हम लोग पढ़ेंगे। कली क्या होती है? चूना पत्थर। तो सुना क्या आपने? सुना क्या भाई? मैंने कहा ना जो चूना पत्थर वही कली है। तो सुनते क्या हो तुम? पढ़ा मेरा और सुनते किसी और की हो क्या? तो तभी तो कहता हूं इसको दूर रखो और उसके बाद पढ़ो। एक पता है कमेंट्स क्या आ रहा है कि सर राजस्थान का पढ़ा रहे हो कि इंडिया? ना ना, मैं तो उधर इजराइल और ईरान का पढ़ा रहा हूं। जी ठीक है, तो चलो सेम वाली समस्या अलग है, उसको देखेंगे साहब। हाँ, जो घर के कली, भाई चूना पत्थर और कली एक ही चीज है। जो हम लोग मकान बनाते हैं जिसका यूज करते हैं वही तो कली है। भरतपुर अलवर का अधिकांश भाग किस वर्षा रेखा के मध्य आता है? अभी भरतपुर अलवर पे आऊं कि ये पहले वो बता दूं ये आता है? धीरे पढ़ लेना। जब भरतपुर धौलपुर आ गया तो उसको बता दूंगा। चलो भाई, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।